guys, welcome to our YouTube channel. So this is me Shweta Yadav, and in this video I am going to start the first chapter of class 10th, that is chemical reactions and equation, and this is also the first chapter of class 10th chemistry. Okay, so as you can see here, I am going to explain you all the NCERT line by line, because the boards used to ask the questions from the NCERT book, not from any other book. Okay, so you just do not need to study the extra information. Okay, so yeah, let's go and start. So as you can see, the chapter name is chemical reactions and equations. Okay, so in this video हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, और उनका जो रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्म होता है उसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन. यहाँ पे कुछ हमारे पास सिचुएशंस दी हुई हैं जो हमारे डेली लाइफ में होती हैं, उनसे हमको उन्हें कंसिडर करना है, और मतलब हमें सोचना है कि क्या होता है. ठीक है, जब ऐसे हम करते हैं तो क्या होता है. तो पहला पार्ट है वे मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं समर के टाइम में, गर्मियों के सीजन में, तो क्या होता है. ठीक, तो हमको पता ही है जब हम रूम टेम्परेचर पे दूध को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो जो दूध होता है वो खराब हो जाता है, फट जाता है. ये तो यहाँ पे किस लिए दिया हुआ है? क्योंकि ये एक केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, सेकेंड पार्ट, एन आयरन तवा पैन नील इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर. जब कोई भी एक आयरन का तवा हो या फिर पैन हो या फिर नेल हो, जब हमारा किसी भी एटमोस्फियर में, हमारा जो एटमोस्फियर है जो कि नमी भरा हो, उसमें अगर हम इसे छोड़ देंगे तो क्या होता है? हमको पता है कि वो कोरोजन हो जाता है, कोरोड हो जाता है. ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. जब ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं, हमको पता है कि जो अल्कोहल बनता है वो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स से ही बनता है. ठीक है, तो ये भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन. फूड इज कुक्ड. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. जब हमारा फूड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जब डाइजेस्ट हो जाता है. वी रिस्पायर. ठीक, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज. जितने भी हमने ऊपर आपके सिचुएशंस देखे थे, उसमें क्या होता है कि जो नेचर और आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस, जो इनिशियली वो रहता है, ठीक है, वो आफ्टर ऐसा नहीं होता. उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो चेंज हो चुकी होती है. वो पहले कुछ और रहता है, बाद में कुछ और रहता है. जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. तो जो फूड होता है वो पहले तो फूड होता है, लेकिन डाइजेशन के बाद फिर हम उसे किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? अपने ऑक्सीजन के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी के फॉर्म में. तो वो पहले फूड पार्टिकल्स थे, अब वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो गया है. ठीक है, तो फिर कैसे इसका जो फॉर्म है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो पूरी चेंज हो चुकी है. ठीक है, नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस. हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है. ठीक है, तो फिजिकल चेंज वो चेंजेस, पहले हम आपको बताते हैं कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो कि रिवर्सिबल होता है. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब. तो उस आइस क्यूब को हम अगर मेल्ट करके वाटर के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, लिक्विड के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो देखो कि स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज हो गया. लेकिन हम चाहे तो फिर उस लिक्विड को फ्रीज करके फिर से हम आइस क्यूब बना सकते हैं, उसको सॉलिड बना सकते हैं, और उसकी कोई प्रॉपर्टी में भी चेंजेस नहीं आते हैं. तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज. ठीक, और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो चेंजेस आपके इरिवर्सिबल होते हैं, जो एक बार हो जाए तो दोबारा उन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें, फूड इज कुक्ड. ठीक है, जब हम खाना एक बार जब बन जाता है तो फिर उसके फूड मटेरियल्स में हम उसे चेंज नहीं कर सकते. पका हुआ खाना को फिर हम उसके मटेरियल्स में चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं, जो इरिवर्सिबल होते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं आफ्टर द रिएक्शन वो चेंज हो जाती हैं. ठीक है,
सो व्हेनेवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. जब कभी भी एक केमिकल चेंज होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है. ठीक है. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब एक केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, या फिर हम कैसे पता कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं. सो लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं जिनके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं. सो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है कि फर्स्ट एक्टिविटी हम आपको समराइज कर देते हैं. इसमें आपको एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है. ठीक है. उसको सैंड पेपर से साफ कर लेना है और फिर उसे टंग से पकड़ के बर्नर के पास ले जाना है और उसके नीचे एक आपको वॉच ग्लास रख लेनी है जिसमें वो जो उसका ऐश होगा वो कलेक्ट होगा. ठीक है. तो ये हमारी एक्टिविटी है. अब इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होती हैं. You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. आपने देखा होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो बहुत ही डैजलिंग, बहुत ही चमत्कारी लाइट के साथ बर्न होता है. ठीक है. तो वो जो लाइट्स होती हैं वो हमारी आंखों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं. ठीक है. तो वो फिर क्या होता है, वो जो रिबन होता है वो ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक प्लेट में कलेक्ट हो जाता है. दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. और इस पाउडर को, इस ऐश को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. ये किस वजह से बनता है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे एयर के प्रेजेंट में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब हम आते हैं दूसरी एक्टिविटी पे. ठीक है. तो दूसरी एक्टिविटी को करने के लिए हमको चाहिए लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन और एक पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, और इन दोनों सॉल्यूशन को हम मिला देंगे. और जब हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है. इसमें हमको ये ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है. ठीक है. एक्टिविटी थर्ड देखते हैं. एक्टिविटी थर्ड में हमको क्या करना है कि हमको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है. उसमें हमको डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है हम उसे डाइल्यूट ही लेंगे, क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि कंसनट्रेटेड वाला होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है. और बहुत हार्मफुल होता है. इसीलिए हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और उसमें हम कुछ जिंक के ग्रैनुअल्स डाल देंगे. ठीक. और फिर उस फ्लास्क को हम कॉर्क के हेल्प से बंद कर देंगे और उसके अंदर एक ट्यूब डाल देंगे. ठीक है. जिसके थ्रू जो गैस इवॉल्व होगी वो बाहर आएगी. तो फिर हम कुछ टाइम बाद ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो ग्रैनुअल्स हैं उसमें कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं और जो हमारा फ्लास्क है उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया है. वो अब मतलब उसका हीट हो गया है. जो फ्लास्क है वो हीट हो गया है. ठीक है. और उसमें से क्या निकल रही है, कुछ गैसेस निकल रही हैं. From the above three activities, we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place. जितने भी ऊपर हमने एक्टिविटीज़ की हैं, ठीक है, तो उस एक्टिविटीज़ से हमने जो ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस होते हैं जिसे देख के हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो वो जो 4 पॉइंट में गिवन है यहाँ पे हमारे, तो वो क्या 4 पॉइंट्स है, लेट्स स्टडी दैट. सो पहला पॉइंट है चेंज इन स्टेट, कि अगर किसी भी तरह का स्टेट चेंज होता है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, लिक्विड से गैस, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है. केमिकल चेंज इन कलर, अगर उसका कलर चेंज होता है, जैसे कि हमने 1.2 एक्टिविटी में पढ़ा था कि उस सॉल्यूशन का फिर पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट मिलाने से जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो ये क्या है, सेकंड है. थर्ड इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस. हमारा गैस का अगर कोई इवोल्यूशन होता है तो फिर उससे ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है. फोर्थ पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है. अगर टेम्परेचर चेंज होता है हमारे रिएक्शंस के दौरान, अगर कोई किसी भी तरीके का टेम्परेचर चेंज होता है तो हम उसे क्या कहेंगे कि हाँ यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है. ठीक है. जैसे कि हमने थर्ड एक्टिविटी में पढ़ा था.
ठीक, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस, दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव टू टेक ड्यूरिंग द chemical reactions. Okay, as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us, and we will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. तो अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें ये पता चलता है कि हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. ठीक है, और आगे चैप्टर में हम वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और उनको कैसे हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी केमिकल इक्वेशंस. ओके, सो व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस? Chemical equations are nothing but a way through which we describe the chemical reactions. ये वो तरीका है जिससे हम हमारा जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, so activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burned in oxygen it gets converted to magnesium oxide. ठीक, जब कभी भी अगर हम एक्टिविटी 1.1 को डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि जब कभी भी एक मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो कन्वर्ट हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की. एंड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग. और ये जो डिस्क्रिप्शन है एक सेंटेंस फॉर्म में वो काफ़ी लंबा हो जाएगा. ठीक है, एंड इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म. इसे हम शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. एंड द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन. और सबसे आसान तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का क्या होता है कि हम इसको वर्ड इक्वेशंस के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी. जो एक वर्ड इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं जो कि अबव हमने रिएक्शन पढ़ा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का, तो उसको अगर हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में. तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीशियम हमने लिख दिया ऑक्सीजन और एक एरो शो कर दिया और फिर लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये तरीका काफ़ी छोटा है उस सेंटेंस वाले के तरीके से. ठीक है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स. जो भी सब्सटेंसेस केमिकल मतलब कि चेंज में जो भी सब्सटेंसेस इस रिएक्शन में केमिकल चेंज इनके अंदर होता है, ठीक है, उन्हीं सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, जो कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, उन्हीं सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं. एंड द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट. और जो न्यू सब्सटेंस हमारा बनता है जो कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट. ओके, अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम. जो एक वर्ड इक्वेशन होता है वो हमारा जैसे कि हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना वो कैसे दिखाता है, विद द हेल्प ऑफ अ एरो. वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक एरो लगा देता है और उस चेंज को दर्शाता है. द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम. जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे होते हैं, उन दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में एक प्लस का साइन होता है. सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम. और उसी तरीके से हमारे राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगर दो हैं या दो से अधिक हैं तो एक प्लस साइन के साथ वहाँ पे लिखे जाते हैं. ठीक है, एंड द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. और जो एरो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो एरो हमारा बताता है कि हाँ जो इस रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है या फिर जो प्रोडक्ट बना है वो ये है. ओके, सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज. या सो this is our 1.1.1 topic, that is writing a chemical equation. So how we can write a chemical equation? ठीक है, is there any other shorter way for representing chemical equations? क्या इस जैसे कि हमने पढ़ा था वर्ड इक्वेशन, पहले तो हमने देखा सेंटेंस के फॉर्म में, फिर देखा वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में. अब क्या इससे भी कोई छोटा फॉर्म हो सकता है जिससे हम रिप्रेजेंट करें और वो काफ़ी छोटा और सिंपल हो. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स. तो जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, वो
और भी कंसाइज हो सकते हैं और यूजफुल हो सकते हैं अगर हम वर्ड्स की जगह उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के क्या यूज करें, सिंबल या फिर केमिकल फॉर्मूला को यूज करें। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑब्वियस सी बात है, केमिकल रिएक्शन को। इफ यू रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अगर आप मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मूला को अगर आप रिकॉल कर सकते हो, तो जो हम उनके हेल्प से जो हमको इक्वेशन मिलेगा वो ये होगा। क्योंकि हम जानते हैं मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है। ठीक है। नाउ काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एरो। हम देखेंगे कि पहले तो काउंट करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट्स के कितने एटम है, राइट हैंड साइड पे एलिमेंट्स के कितने एटम है और कितने एलिमेंट्स है, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि वो इक्वल है या नहीं है। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। अगर नहीं है तो इक्वेशन जो है वो क्या है, अनबैलेंस्ड है। बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मास है वो दोनों साइड, इक्वेशंस के दोनों साइड पे इक्वल नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है। ठीक है, सच ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। उस टाइप के केमिकल इक्वेशंस को, कौन से केमिकल इक्वेशंस होते हैं? स्केलेटल फॉर्म वाले। ठीक है, इन रिएक्शंस को हम, इन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं कि ये स्केलेटल रिएक्शन, ये स्केलेटल इक्वेशन है इस रिएक्शन के। ठीक, now we'll go to our next topic, that is 1.1.2 balanced chemical equations। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि बैलेंस हमने पढ़ लिया। अनबैलेंस क्या होते हैं? अनबैलेंस वो होते हैं कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके एटम्स राइट हैंड साइड के जितने भी एटम्स हैं एलिमेंट्स के, वो इक्वल नहीं होते। जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम तो हमारा इक्वल है, लेकिन जो ऑक्सीजन है यहाँ पे O2 है, 2 है और यहाँ पे 1 है, जो कि बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस रिएक्शन। और अगर यहीं पे हमारा O2 होता, मतलब कि अगर दोनों साइड ऑक्सीजन और मैग्नीशियम दोनों साइड अगर वो इक्वल होता, तो वो क्या होता? बैलेंस इक्वेशन। ओके, सो नाउ लेट्स सी। Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. हमने एक 9th में आपने लॉ पढ़ा था जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो ये बताता है हमें कि मास जो है ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है, that is the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। उसका मतलब ये है कि जो मास होता है, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे प्रोडक्ट में, शुड बी इक्वल। मतलब जितने भी एलिमेंट हमारे प्रेजेंट हैं हमारे रिएक्टेंट में, उन सबका मास को अगर हम जोड़ दें तो वो मास किसके इक्वल होना चाहिए? जो कि हमारे प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारा केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप वो रीजन बताइए जिसके वजह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो उसका रीजन यही है कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितने भी पहले तो ये कहता है कि ना मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो मास है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब प्रोडक्ट का जो मास है वही हमारा रिएक्टेंट का मास होना चाहिए। ये नहीं कि प्रोडक्ट का मास ज़्यादा या फिर रिएक्टेंट का मास ज़्यादा, ये दोनों जो हैं हमेशा इक्वल और सेम होने चाहिए। और इसी को वेरीफाई करने के लिए, इसी को प्रूफ करने के लिए हम हमेशा एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, so this is it for this class, and in the next class we will study about that how we can balance a chemical reaction. So yeah, if you like this lecture, hit the like button and subscribe to the channel and share, and yeah.
Be happy.